हम अध्याय 2 पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार के संबंध में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे चारों ओर जितने भी पदार्थ हैं उनकी प्रकृति, उनका व्यवहार किस तरह का होता है। जब हम बात करते हैं प्रकाश की या लोहे की एक कील की या ढोलक की आवाज़ की, फूलों की खुशबू की, कुर्सी टेबल की, इन सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ समानताएं या कुछ न कुछ असमानताएं दिखाई देती हैं, क्योंकि हर एक जो यहाँ पर पदार्थ हमने देखा उसमें कुछ न कुछ समान गुण हैं और कुछ न कुछ असमान गुण हैं। तो चलिए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इनमें किस तरह की समानताएं हैं और ये क्यों एक दूसरे से अलग अलग हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा क्रियाकलाप करके देखेंगे। बच्चों, प्रकाश, चारों तरफ हवा, पानी, टेबल या बॉक्स, तालियों की आवाज़, आपकी मुस्कान, क्या इन सभी चीज़ों में आपको कोई समानता या असमानता दिखाई देती है? ये पदार्थ हैं या नहीं हैं? जैसे यह बॉक्स, आप देख सकते हैं कि यह स्थान घेरती है, तो यह एक पदार्थ है। पानी या द्रव जिस भी बर्तन में रखा जाता है वह उसका आकार ले लेता है, तो यह भी स्थान घेरता है। हवा, क्या हवा भी स्थान घेरती है? क्या हवा एक पदार्थ है? आइए चलिए इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। देखिए, मेरे पास ये एक बीकर है। क्या ये बीकर खाली है? क्या लगता है आपको? आइए देखें, क्या ये बीकर खाली है कि नहीं। इसे हम उल्टा करके इस प्रकार इस जार में, जिसमें रंगीन पानी भरा हुआ है, डालते हैं। आपको बीकर को बिल्कुल सीधे रूप में अंदर डालना है। देखिए क्या हो रहा है। इस बीकर के अंदर पानी नहीं गया है। बीकर के अंदर पानी क्यों नहीं गया? आप देख पा रहे हैं, बीकर के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं गया है। बीकर के अंदर क्या है? इसे हम चलिए अब एक प्रक्रिया से देखते हैं। इसे थोड़ा सा तिरछा करते हैं। आप देख पाएंगे कि बुलबुले पानी से निकल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बीकर के अंदर जो हवा थी वह बुलबुलों के रूप में निकल रही है और उसका स्थान यह पानी ले रहा है। इसका मतलब बीकर के अंदर हवा भरी हुई थी। हवा ने बीकर के अंदर के स्थान को घेर रखा था, जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं जा पा रहा था। जब हमने बीकर को तिरछा किया तो हवा बाहर निकली और उसका स्थान पानी ने ले लिया। इस प्रकार हवा भी स्थान घेरती है और पानी भी स्थान घेरता है। तो हवा और पानी दोनों ही पदार्थ हैं। प्रकाश, क्या प्रकाश भी पदार्थ है? क्या प्रकाश स्थान घेरती है? चलो इसे भी एक प्रयोग की तरह से देखते हैं। इसके लिए ये सिक्का इस रंगीन पानी से भरे हुए जार में डाल रहे हैं। क्या ये सिक्का आप देख पा रहे हैं? रंगीन पानी के कारण यह सिक्का अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम इस बीकर को बिल्कुल उसी तरह से रंगीन से पानी से भरे हुए जार में डाल रहे हैं। अरे, ये सिक्का तो दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बीकर में भरी हुई हवा ने रंगीन पानी को हटा दिया है। अब इसमें हम प्रकाश डालते हैं। ये प्रकाश तो तली में रखे हुए सिक्के तक पहुंच गया। बीकर में हवा भरी हुई है, उससे होते हुए यह प्रकाश सिक्के तक पहुंच रहा है। यदि प्रकाश को सिक्के तक पहुंचने के लिए स्थान की आवश्यकता होती तो हवा को बुलबुलों के रूप में बाहर निकलना होता, परंतु यह प्रकाश सिक्के तक पहुंच रहा है और हमें किसी भी तरह का बुलबुला यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। इससे यह पता चलता है कि प्रकाश स्थान नहीं घेरती है और इसलिए प्रकाश एक पदार्थ नहीं है। हम बात करते हैं वायु या कुर्सी टेबल की, तो ये सभी स्थान घेरते हैं। पानी से भरी बोतल हो या खाली बोतल हो, इन दोनों की यदि हम तुलना करें
तो खाली बॉटल और पानी से भरा हुआ जो बॉटल है, इन दोनों में कौन सा भारी होगा? तो निश्चित रूप से जिस बॉटल में पानी भरा हुआ है वह बॉटल ज़्यादा भारी होता है। तो किसी भी वस्तु का भार उसमें द्रव्यमान के कारण होता है। इसी तरह से लोहे की कील हो, कुर्सी टेबल हो, भाप हो, ये सभी स्थान घेरते हैं और इनमें एक निश्चित द्रव्यमान भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी वस्तुएं स्थान घेरती हैं या जिनमें द्रव्यमान होता है उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ जो हमारे आसपास हैं, जैसे हम अभी बात की कि जो पदार्थ होते हैं वो किस तरह से होने चाहिए। पदार्थ जो कि स्थान घेरते हैं, जिनमें एक निश्चित द्रव्यमान होता है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। तो जो हमने प्रारंभ में ये चर्चा की कि ढोलक की आवाज़ है, फूलों की खुशबू है या किसी की मुस्कान है, तो क्या ये पदार्थ होगा? नहीं, इसमें पदार्थ का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि ना इसमें ये स्थान घेरते हैं, ना ही इनमें कोई द्रव्यमान होता है, इसलिए ये पदार्थ नहीं है। तो हम ये परिभाषित कर सकते हैं पदार्थ के लिए कि जो भी वस्तुएं स्थान घेरती है या जिनका एक द्रव्यमान होता है उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। अब हम बात करेंगे द्रव्यमान का संरक्षण या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, जैसे मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती जब जलती है तो हम ये देखते हैं कि ये जो मोम है या इसका जो फीता है, ये दोनों ही जल जाते हैं। तो यदि हम मोमबत्ती के जलने को देखें तो वास्तव में ये एक रासायनिक क्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर मोम के साथ जब ये मोम जलती है तो उसके अतिरिक्त ऑक्सीजन भी उस क्रिया में भाग लेती है और उस क्रिया के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल वाष्प बनता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो उत्पाद के रूप में बनती है जब मोमबत्ती जलता है। तो मोमबत्ती के जलने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो जल वाष्प है वह बनता है उत्पाद के रूप में। और ये प्रयोग जब हम देखते हैं कि पहले कितना इसका द्रव्यमान था, यानी मोमबत्ती के जलने के पहले उसका जो द्रव्यमान है और मोमबत्ती जलने के बाद उत्पाद बनने के बाद वहाँ उसका द्रव्यमान कितना है, तो प्रयोग द्वारा ये सिद्ध हुआ कि इन दोनों के द्रव्यमान बराबर हैं। तो यहाँ पर नियम जो है वो है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और उस रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले जो पदार्थ हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं यानी अभिकारक हैं, वे उत्पाद में बदलते हैं, वे नष्ट नहीं होते हैं, यानी वे ही अभिकारक हैं जो कि उत्पाद में परिवर्तित हो गए, किसी प्रकार से द्रव्यमान में किसी प्रकार का ह्रास नहीं हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे दूसरे भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनकी में हम देखते हैं कि जो भार है यानी अभिकारक का और जो उत्पाद है उसका जो भार है दोनों बराबर पाया गया। ऐसे ही बहुत सारे अन्य रासायनिक अभिक्रियाएं हम देखते हैं जिनमें ये पाया गया है कि क्रिया करने के पहले अभिकारकों का द्रव्यमान और क्रिया में उत्पन्न होने वाले उत्पाद का द्रव्यमान दोनों ही बराबर होते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल हम ये देखते हैं कि इस पूरे प्रयोग के दौरान दोनों का जो द्रव्यमान है अभिकारक और उत्पाद ये लगभग समान होते हैं। इसे समझने के लिए यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। आइए इस क्रियाकलाप को समझें। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि के लिए आइए हमें प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वह है कांच की एक शीशी, गर्म दूध, नींबू, सिरिंज और द्रव्यमान मापने की मशीन। इसके लिए सर्वप्रथम हम इस गर्म दूध को कांच की शीशी में डालेंगे। इसे इस प्रकार डालकर रख देते हैं। इसके पश्चात
नींबू को रस को हमें सिरिंज में लेना होगा। इस प्रकार हमने नींबू का रस सिरिंज में प्राप्त कर लिया है। अब इसे शीशी में यूं फंसाकर इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। हम द्रव्यमान मापने की मशीन में इस प्रकार रखते हैं और इसका द्रव्यमान मापन करते हैं। इसका द्रव्यमान हमें 41.96 ग्राम प्राप्त हो रहा है। द्रव्यमान मापन के पश्चात हम इस नींबू के रस को दूध में मिला देते हैं। इसे मिलाने से यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जिसे सामान्य भाषा में हम दूध का फटना कहते हैं। इसका द्रव्यमान मापन पुनः करते हैं। हमें इसका द्रव्यमान पुनः 41.96 ग्राम प्राप्त हो रहा है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व भी था। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व भी द्रव्यमान वही प्राप्त हुआ जो कि रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत प्राप्त हुआ, जिससे द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हमने क्रियाकलाप के माध्यम से समझा। अब हम इसे एक आंकिक प्रश्न के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम को हम अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। आइए इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम एक आंकिक प्रश्न द्वारा समझेंगे। जैसा कि हमने ये देखा कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ है वे अभिकारक है, जो बनता है वो उत्पाद होता है। तो इस आंकिक प्रश्न में हम ये देखते हैं कि A और B आपस में क्रिया करते हैं, जिससे C, D एवं E उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। A का जो द्रव्यमान है वो है 20 ग्राम, B का द्रव्यमान है 40 ग्राम और इनकी क्रिया के फलस्वरूप जो C, D एवं E बना, इसका द्रव्यमान है C का द्रव्यमान 25 ग्राम, D का द्रव्यमान 15 ग्राम और E का द्रव्यमान 20 ग्राम। तो जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे, अर्थात इसमें A एवं B के द्रव्यमानों को योग करना है, इनका द्रव्यमान एवं C, D एवं E के द्रव्यमानों को योग करना है। दोनों का जो द्रव्यमान है वे बराबर होने चाहिए। तो निश्चित रूप से ये जो आंकिक प्रश्न है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हुए बनाया गया है। तो जैसे हमने A और B को योग किया तो हमारे पास मान आता है 60 ग्राम। इसी तरह से C, D एवं E को जब योग किया तो जो द्रव्यमान है वह है 60 ग्राम। तो 60 ग्राम इक्वल टू 60 ग्राम, तो ये दोनों जो है वो बराबर है, जिससे ये सिद्ध होता है कि इस पूरे अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान संरक्षित है, यानी इसे हम द्रव्यमान अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्रियाकलाप के माध्यम से, साथ ही आंकिक प्रश्न के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझा। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे चारों ओर के जो पदार्थ हैं वो किस किस तरह के होते हैं या किन गुणों को लिए हुए होते हैं, किस तरह के व्यवहार वे दर्शाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि बर्तन में रखा जो पानी है वो अपने आप उड़ता है, यानी तुरंत हम उसको नहीं देख पाते हैं, लेकिन यदि कुछ देर के बाद या 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन इसके बाद यदि हम देखते हैं तो उस बर्तन में रखा हुआ जो पानी है वो धीरे धीरे कम होता है, उसका जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि बर्तन के नीचे सफ़ेद रंग के कण दिखाई देने लगते हैं और पानी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर इस उदाहरण से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे चारों ओर जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वो कई सारे अन्य पदार्थों का मिश्रण होती हैं जिन्हें हम अलग कर सकते हैं। जैसे यदि हम समुद्र की जल की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि समुद्री जल जो है वो खारा होता है, उसमें कई सारे लवण घुले होते हैं, सोडियम क्लोराइड या अन्य जितने भी पोटेशियम क्लोराइड, कई सारी लवण उसमें घुले होते हैं। तो जब धीरे धीरे इस समुद्री जल का आसवन होता है या वाष्पीकरण होता है तो इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ भी जो जल का स्तर है वो धीरे धीरे कम होता है और जल के स्तर के कम होने के बाद अंत में सफ़ेद रंग का लवण जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो इस लवण को हम किसी भौतिक विधि के द्वारा
अलग कर सकते हैं, जैसा कि हम घरों में नमक प्रयोग में लाते हैं, तो ये इसी का उदाहरण होगा। इसी तरह जो कोल्ड ड्रिंक है जिसे शीतल पेय कहते हैं, तो ये जो शीतल पेय है इसमें भी कई सारे पदार्थों का मिश्रण होता है। इसमें शक्कर है, नमक है, जल है और जल में घुला हुआ इस पूरे जो विलयन है इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी घुला हुआ है, क्योंकि जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं उसमें से गैस की बुलबुले निकलते हैं। तो निश्चित रूप से यह जो शीतल पेय है ये भी कई सारे पदार्थों का मिश्रण होते हैं जिन्हें हम भौतिक विधियों से पृथक कर सकते हैं। तो मिश्रण के बारे में अब हम ये कह सकते हैं विभिन्न उदाहरणों को देखते हुए कि मिश्रण जो है वो कई सारे अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है, यानी कई अन्य पदार्थ उसमें मिश्रित होते हैं और इसे विभिन्न विधियों द्वारा पृथक भी किया जा सकता है। मिश्रण के विभिन्न प्रकारों को समझने के लिए हम अलग अलग क्रियाकलाप करेंगे। इसमें से एक क्रियाकलाप इस तरह का होगा कि अगर हम 4 अलग अलग बीकर ले लें और उसे नामांकित करें क, ख, ग, घ। तो यदि क बीकर है तो उसमें सभी में हम जितने भी बीकर हैं सभी में हम 100-100 ml जल ले लेंगे और इसमें जल के अलावा दूसरे जो पदार्थ है वो अलग अलग जो बीकर है क, ख, ग, घ में मिलाएंगे। तो जो क बीकर है उसमें मिलाते हैं नमक, जो ख है उसमें शक्कर और ग में चॉक पाउडर और घ में मिलाते हैं खाने का तेल। तो इस तरह का जो क्रियाकलाप है, चलिए इस क्रियाकलाप से हमें क्या दिखाई देता है इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस पूरे मिश्रण में या चारों जो बीकर में हमने अलग अलग पदार्थ मिलाया जल के साथ, तो ये किस तरह के रूप को लेता है और किस तरह से हम इसे अलग अलग करके समझ सकते हैं कि इनमें क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नता है। चलिए इस क्रियाकलाप को हम देखते हैं। फिर से हार गए आज तुम लोग। अगला मैच तो हम ही लोग जीतेंगे। देखते हैं। देखेंगे कौन जीतता है। अरे 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 क्या हो रहा है? बस अभी मैच खेलने आए हैं। अच्छा, और ये क्या पी रहे हो तुम? शरबत। ये शरबत तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये बनता कैसे है? तुम में से किसी को शरबत बनाना आता है? हाँ। अच्छा, क्या क्या डालते हैं उसमें? शक्कर, नींबू, नमक। ओहो, इसमें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अरे उसमें सब घुल गया है ना, इसलिए नहीं दिख रहा है। क्या पानी में सभी चीजें ऐसी ही घुल जाती है? चलो कुछ पदार्थ हम इसमें डालकर देखते हैं क्या वो घुलता है। हाँ, चेक करते हैं। तो बच्चों, तुम्हारे सामने बीकर में पानी रखा हुआ है और कुछ पदार्थ रखे हुए हैं। चिन्नू, क्या है तुम्हारे सामने? देखो। नमक, शक्कर और नियति। मैडम लेकिन इसमें क्या है? ये चॉक पाउडर है और आदि ये तेल है। हाँ। क्या हम इसे भी पानी में डाल के देखते हाँ, चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा पदार्थ पानी में डाल दीजिए और उसे घोलिए। तुम भी ऐसे घोल कर देखो इसे, क्या ये घुल रहा है? क्या हो रहा है आदि? ये तो पानी के ऊपरी सरफेस पे है। और घुल रहा है चॉक पाउडर? ये पूरी तरह से तो नहीं खुल रहा है। चीनू? हाँ ये तो पूरा घुल गया। मैम इसको समय लगा लेकिन ये भी घुल गया। बच्चों, जब हम किन्हीं दो चीज़ों को मिलाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं, परंतु जैसे यहाँ पर नमक और शक्कर को जब आपने मिलाया तो यह पूरी तरह से घुल गया। इस मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और चॉक पाउडर वाला मिश्रण जिसमें चॉक तली पर बैठ गया था और तेल वाला मिश्रण जिसमें तेल कहाँ है? सतह पर तैर रहा है। ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इस क्रियाकलाप को देखने के बाद हमने ये समझा कि कुछ ऐसे मिश्रण थे जिसमें एक सार स्थिति थी, यानी वहाँ पर अलग अलग अवयवी कण दिखाई नहीं दे रहे थे, और कुछ ऐसे मिश्रण देखने को मिले जहाँ पर कण अलग से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि मिश्रण जो है वह 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होते हैं? समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिसके अवयव पूरी तरह से एक सार दिखाई देते हैं। एक सार का अर्थ होता है जिसके हर भाग का संगठन एक समान है। यदि हम नमक के घोल की बात करें या शक्कर के घोल की बात करें, आप घरों में भी इस तरह के घोल बनाते ही हैं, और
आप जब इसे टेस्ट करते हैं तो नमक का जो घोल है वो पूरा नमकीन होता है, शक्कर का जो घोल है वह पूरा मीठा होता है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इसके थोड़े भाग में मिठास है और थोड़े भाग में कोई भी स्वाद नहीं है। जब हम जल में पूरी तरह से शक्कर को घोल देते हैं तो वो पूरा जो शक्कर वाला जल है वह मीठा हो जाता है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि एक ऐसा विलयन जिसमें हर जगह का संगठन एक समान है, एक सार दिखाई देता है, कहीं भी किसी कण को हम अलग अलग देख नहीं पाते हैं, इसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। अब हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। जैसा हमने प्रयोग में ही देखा कि ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी पदार्थ अलग अलग दिखाई देते हैं, अर्थात हर भाग का संगठन जो है वो अलग अलग दिखाई देता है। जैसा हमने उदाहरण में देखा कि यदि हम तेल और जल को मिलाते हैं, यदि हम चॉक पाउडर और जल को मिलाते हैं तो ये अलग अलग दिखाई देता है, यानी तेल और जल का एक अलग परत बन गया है, चॉक पाउडर अलग से जल में दिखाई देता है। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि इसके हर भाग का संगठन एक समान है, ये हर भाग जो है वो अलग अलग दिखाई दे रहा है, अर्थात इसके हर भाग का संगठन अलग अलग है, इसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब हम कुछ अन्य तरह के मिश्रण के बारे में समझेंगे। चूँकि हमने मिश्रण के अवयवी जो भी घटक हैं उनके एक सार होने और एक सार नहीं होने को आधार बनाया तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण हमें प्राप्त हुआ। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या अन्य और तरह के मिश्रण हो सकते हैं, तो इसके लिए भी हम एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। यहाँ पर हम 3 अलग अलग बीकर लेंगे, क, ख और ग, जिसमें हम अलग अलग तरह से जो भी पदार्थ है वो मिक्स करते हैं। जैसे जो क है इसमें हम 100 ml जल लेंगे और 1 चम्मच नमक मिलाएंगे। जो ख है उसमें 100 ml जल लेकर दूध या स्याही मिलाते हैं और जो ग बीकर है उसमें 100 ml जल लेकर चॉक पाउडर 1 चम्मच लगभग मिलाते हैं। तो जब हम इस प्रयोग को समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि किस जल में किसी पदार्थ को यदि हम मिला रहे हैं तो किस जल में किस तरह की मिश्रण बनते हैं, क्या वो समांगी है या विषमांगी है। तो चलिए अब हम इस क्रियाकलाप को भी करके देखते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि वास्तव में किसी और तरह से हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं या नहीं। बच्चों, आपने समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण का अध्ययन किया है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के गुणों के अध्ययन के लिए आइए हम एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी वे हैं 3 बीकर। इन बीकर में हमने 100 ml पानी भी लिया हुआ है। इन बीकर में मिश्रण बनाने के लिए हमें जिन पदार्थों की आवश्यकता होगी वो है नमक, दूध, चॉक पाउडर और मिश्रण को घोलने के लिए हमें कांच की छड़ का प्रयोग करना होगा। साथ ही हमें लेज़र टॉर्च की आवश्यकता होगी। चलिए तो हम क्रियाकलाप की शुरुआत करते हैं और इसके लिए हम पहले बीकर को नाम दे देते हैं क्योंकि हमें इन बीकर में अलग अलग पदार्थों को घोलना है। तो पहला बीकर का नाम हम दे देते हैं बीकर क, बीकर ख और बीकर ग। बीकर क में हम सबसे पहले थोड़ा सा नमक घोलते हैं। अच्छे से इसको घोल लीजिए। ये जब तक थोड़ा घुले हम बीकर ख में 2 बूंद दूध डाल देते हैं। इसके पश्चात बीकर ग में हम थोड़ा सा चॉक पाउडर डाल देते हैं। इन सभी को हमें अच्छे से मिलाना होगा। बच्चों ध्यान रखें कि हमें मिश्रण को मिलाने के लिए अलग अलग कांच की छड़ों का प्रयोग करना है और साथ ही साथ पदार्थ को डालने के लिए अलग अलग चम्मच का प्रयोग करें। तो आइए इन्हें अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम क्रियाकलाप को आगे बढ़ाते हैं। एक बार अच्छी तरह से इन्हें घोल लीजिए। अब हम इन बीकर में प्रकाश का पुंज डालते हैं। इस प्रकाश पुंज को आपको इस प्रकार
बीकर में रखे मिश्रणों में डालना होगा और लंबवत दिशा से आप देखें कि बीकर क में हमें कोई भी प्रकाश का पथ दिखाई नहीं दे रहा है। बीकर ख में प्रकाश का पुंज हमें सकरा सा दिखाई दे रहा है और बीकर ग में प्रकाश पुंज फैला हुआ कि बीकर क जिसमें हमने नमक मिलाया था हमें प्रकाश का कोई भी पथ दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि बीकर ख जिसमें हमने दूध मिलाया था हमें प्रकाश की संकरी सी किरण दिखाई दे रही है। इसके पश्चात हमें बीकर ग में प्रकाश का पुंज जो है वो फैला हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें हमने चॉक पाउडर मिलाया था। इसके पश्चात अब हम इस मिश्रणों को फिर से अच्छी तरह से घोलकर 15 मिनट के लिए स्थिर छोड़ देंगे और हम अपने क्रियाकलाप को 15 मिनट बाद आगे बढ़ाएंगे। आपने इस क्रियाकलाप को देखा और ये देखा कि नमक के विलयन को क बीकर में बनाया गया, यानी 100 ml जल में नमक मिलाया गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरे भाग का जो संगठन है वो एक समान है, यानी इसे हम कह सकते हैं कि यह एक समांगी मिश्रण की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पर हम ये भी देख पा रहे हैं कि कोई भी कण अलग से दिखाई नहीं दे रहा है, यानी यहाँ पर नमक का पूरा विलयन बना हुआ है, नमकीन विलयन बना हुआ है। और इस विलयन के बनने के बाद हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि कोई भी कण जो है वो नीचे तली पर बैठा हुआ है। क्रियाकलाप के माध्यम से हमने इसे बहुत अच्छे से समझा कि कोई भी कण इसमें नीचे तली पर जमा हुआ नहीं है। और ऐसे मिश्रण में हम देख रहे हैं कि इसे हम नमक और जल को जब एक बार घोल लेते हैं फिर हम उसे छान कर अलग नहीं कर सकते, क्योंकि नमक तो पूरी तरह से उस जल में मिल चुका है, वह एक नमकीन जल में परिवर्तित हो चुका है। इसे हम छान कर फिर अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें सारे जो कण हैं वो एक समान रूप से वितरित है, हर भाग का संगठन एक समान है, या इस क बीकर में रखे हुए मिश्रण को हम कह सकते हैं विलयन है। दूसरा जो बीकर है उसमें हमने दूध एवं जल को मिलाया। इसमें हम देखते हैं कि कणों को देखा भी नहीं जा सकता और छाना भी नहीं जा सकता, क्योंकि जब हम दूध और जल को मिलाते हैं तो इसमें दूध जैसे सफ़ेद है तो जल और दूध मिलकर वो पूरा जो विलयन बन गया वो सफ़ेद रंग लिए हुए है। यहाँ पर हम ये अलग अलग नहीं कर सकते कि ये इतना भाग जो है वो दूध का है या इतना भाग जो है वो जल का है। ये पूरा एक तरह से दूध और जल का विलयन बन चुका है। यहाँ पर कोई भी कण तली में नहीं बैठता है, यानी दूध का कण जो है वो अलग से नीचे दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब इसे हमने क्रियाकलाप में प्रयोग के माध्यम से देखा तो ये देखते हैं कि इसमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो प्रकाश का पथ दिखाई देता है, जो इसे विलयन से थोड़ा भिन्न बनाता है। विलयन के गुण जैसे थे कि इसके हर भाग का संगठन एक समान है। दूसरा जो बीकर है जिसमें हमने दूध और जल मिलाया, इसमें भी हम देख रहे हैं कि हर भाग का संगठन एक समान है, लेकिन इसमें प्रकाश का पथ दिखाई दे रहा है, या इस प्रकार के मिश्रण को कोलॉइड कहा जाता है। कोलॉइड जो है वो हमारे आसपास कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें पाया जाता है, या यह कोलॉइड के रूप में ही पाया जाता है, जिसे हम और पढ़ेंगे। अब हम तीसरे बीकर की बात करते हैं जिसमें हमने जल और चॉक पाउडर मिलाया था। इसमें हम देख रहे हैं कि अवयवी कणों को छानकर अलग कर सकते हैं। चूँकि जब हम जल और दूध की बात करते हैं तो उसमें साधारण विधि से इसे छानकर अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखकर हम इसे अलग कर सकते हैं, यानी दूध और जल के कणों को थोड़ा अलग किया जा सकता है। अब हम तीसरे बीकर की बात करते हैं जहाँ पर चॉक पाउडर और जल का मिश्रण है। इसमें जो अवयवी कण होते हैं इसे छान कर अलग कर सकते हैं, क्योंकि
चौक और जल को जब मिलाते हैं तो इसे छानकर अलग कर सकते हैं। चौक अलग हो जाएगा और जल अलग हो जाता है, क्योंकि चौक के जो कण हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। ये थोड़ी देर रखने के बाद जब हम इसे चौक और जल को घोलते हैं, फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद इसे सेटल डाउन होने दिया गया, तो देख रहे हैं कि चौक का जो पाउडर है वो नीचे जल में तली में जमा हो गया है। अब यहाँ पर इसके जो कण हैं वो बड़े होते हैं, तो ये प्रकाश की किरणों को भी बिखेर देते हैं और इसमें कण भी दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के जो कण होते हैं ये बड़े आकार के होते हैं और प्रकाश की किरणों को फैला सकते हैं। तो ऐसे मिश्रणों को निलंबन कहा जाता है। तो हमने ये जाना कि यदि हम मिश्रण को किसी और गुण के आधार पर अलग अलग करें तो यह भी 3 प्रकार का होता है। एक है विलयन, कोलॉइड और निलंबन, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कैसे विलयन और निलंबन के बीच की जो अवस्था है इसे हम कोलॉइड कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि विलयन की तुलना में जो कणों का आकार है वो बड़ा होगा कोलॉइड के लिए, और निलंबन की तुलना में कोलॉइड के कणों का आकार छोटा होगा। इसलिए विलयन और निलंबन के बीच की जो स्थिति है इसे हम कोलॉइड कह रहे हैं। अब हम क्रियाकलाप के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो छानना शब्द हम यूज़ कर रहे हैं कि कैसे हम इस मिश्रण को, या जैसे मान लीजिए चौक पाउडर घुला हुआ है जल में, तो इसे हम छान कर कैसे अलग कर सकते हैं। इसके लिए भी हम एक क्रियाकलाप देखेंगे, और क्रियाकलाप को समझने से पहले हम थोड़ा ये जान लें कि कैसे हम इसे छानते हैं। जैसे हमने एक फ़नल लिया और इस फ़नल में फ़िल्टर पेपर लेते हैं, और फ़िल्टर पेपर को मोड़ने का भी तरीका है। आप देखिए यहाँ पर फ़िल्टर पेपर को इस तरह से मोड़ा गया है, और मोड़ने के बाद इसे फ़नल में लगाते हैं और धीरे धीरे करके हम इसमें से घोल को डालते हैं, और कैसे इसमें अलग हो रहा है, और जो छनित है वो नीचे आ गया और जिसे हम छानकर अलग कर रहे हैं वो ऊपर रह गया। तो इसमें जब हम वैज्ञानिक रूप से इसे छानते हैं तो ये इस प्रकार से अलग होता है। तो इसे भी हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। बच्चों, हमने अपने क्रियाकलाप में इन 3 मिश्रणों को 15 मिनट के लिए स्थिर अवस्था में छोड़ दिया था। तो आइए 15 मिनट के बाद हम अपने क्रियाकलाप को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए हमें कुछ अतिरिक्त सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जो कि हैं चाड़ी, स्टैंड, एक अन्य पात्र और छन्ना पत्र। हमें इन मिश्रणों को छन्ना पत्र की सहायता से छानना है और देखना है कि क्या छन्ना पत्र में कुछ अवयवी कण शेष रह जाते हैं। चलिए छन्ना पत्र को उपयोग किस प्रकार करना है इसे देख लें। छन्ना पत्र को आपको इस प्रकार से एक बार मोड़ना होगा, पुनः इसे मोड़ लीजिए और फिर इस प्रकार एक शंक्वाकार आकृति बनाकर हम इसे चाड़ी में इस प्रकार से सेट कर देते हैं। तो बच्चों, हमारा छन्ना पत्रक तैयार है और सबसे पहले हम बीकर क, जिसमें हमने नमक का मिश्रण बनाया हुआ था, इसको हम छान कर देखते हैं। इसके लिए इस प्रकार से कांच की छड़ को हमने सेट किया हुआ है और अब हम धीरे धीरे इस कांच की छड़ की सहायता से अपने मिश्रण को छानने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे आपको इस मिश्रण को पात्र में डालना होगा। तो बच्चों, हमने बीकर क के मिश्रण को छान लिया है। देखते हैं छन्ना पत्रक में क्या हमें कोई अवयवी कण दिखाई देते हैं। ये देखिए, हमें छन्ना पत्रक में कोई भी अवशेष कण दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए यही प्रक्रिया अब हम बीकर ख के साथ अपनाते हैं और बीकर ख के लिए हमें पुनः, जिसमें हमने दूध का मिश्रण बनाया हुआ था, पुनः छन्ना पत्रक तैयार करना होगा। वही प्रक्रिया से हम छन्ना पत्रक अपना तैयार करेंगे। बीकर ख, जिसमें हमने दूध का मिश्रण बनाया था, इसे छानना होगा। इसे छानने की प्रक्रिया भी हम बिल्कुल बीकर क की तरह ही करेंगे। कांच की छड़
बच्चों, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें छन्ना पत्रक अलग अलग इस्तेमाल करने हैं। इसे भी छानने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो बीकर ख के मिश्रण को भी हमने छान लिया है। आइए छन्ना पत्रक को चेक कर लेते हैं। हमारे छन्ना पत्रक में कोई अवशेष कण तो नहीं रह गए हैं। देखिए, छन्ना पत्रक में कोई भी अवशेष के कण नहीं है। बीकर ग के मिश्रण को छानने के लिए हम पहले इस पात्र को फिर से खाली कर लेते हैं। तो बच्चों, अब हम बीकर ग के मिश्रण को छान लेते हैं। देखिए, इस मिश्रण के कण तली में बैठे हुए हैं, इसलिए इसे छानने के लिए हम थोड़ा सा इस तरह से कणों को वितरित कर लेते हैं और फिर छानने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, छन्ना पत्रक को चाड़ी से अलग कर लीजिए और हम देख सकते हैं कि छन्ना पत्रक में ये देखिए हमें अवशेष के कण दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार बीकर क जिसमें हमने नमक का मिश्रण लिया था, उसको छानने पर हमें छन्ना पत्रक में कोई भी अवशेष के कण प्राप्त नहीं हुए, ना ही उसकी तली में कोई कण बैठे थे, परंतु हमें उसमें प्रकाश का पथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें मिलने वाले मिश्रण में, नमक में जो हमने मिलाया था, उसके सारे कण समान रूप से उसमें वितरित हो गए थे। ऐसे मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। बीकर ख जिसमें हमने दूध का मिश्रण लिया था, जब दूध के मिश्रण को हमने छाना तो हमें उसमें कोई भी अवशेष के कण छन्ना पत्रक में दिखाई नहीं दिए और ना ही कोई कण तली में बैठा हुआ था, परंतु फिर भी उसमें हमें प्रकाश का सकरा पथ दिखाई दिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास जो उसमें अवयवी कण थे वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो कि आँखों से देखे नहीं जा सकते। ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं कोलाइड। बीकर ग जिसमें हमने चॉक पाउडर मिलाया था, उस मिश्रण में हमें अवयवी कण दिखाई भी दिए और साथ ही हमें छन्ना पत्रक में भी वो प्राप्त हुए थे। प्रकाश का पथ भी हमें उसमें फैला हुआ दिखाई दिया था। इस प्रकार के मिश्रण को हम निलंबन कहते हैं। तो बच्चों, समांगी मिश्रण जो होता है उसे हम विलयन कहते हैं और जो विषमांगी मिश्रण होते हैं वो कोलाइड और निलंबन कहलाते हैं।